3 ममालिक में कोई शहादत ना किसी जुर्म की है ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग की। फैब्रिकेटेड एविडेंस दूसरे ममालिक को देते हैं कि जनाब ये हमने कर लिया। ये हुकूमत फेक न्यूज के साथ चलती है और फेक इल्जामात के साथ चलती है। शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में कोई मनी लॉन्ड्रिंग एविडेंस जो है वो नहीं है। झूठा एहतसाब का बयानिया था, वो आज अपनी मौत मर के दफन हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी। बरतानिया की वेस्टमिनिस्टर अदालत के फैसले पर नून लीग और हुकूमत के अलग अलग दावे। नून लीग बरतानवी अदालत से शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिलने का दावा कर रही है और हुकूमत का क्लेम है कि बरतानवी अदालत के फैसले में शहबाज शरीफ का तो जिक्र ही नहीं। आज मुस्लिम लीग नून पंजाब के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी डिवीजन के इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बरतानवी अदालत के फैसले को बड़ी कामयाबी करार दिया। मरियम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुरखरू हो चुके हैं। बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया है कि हुकूमत की ज़बानें बंद हो गई हैं। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मियों का कोई सबूत सामने नहीं आया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में अकाउंट्स की छानबीन के बाद सबूत की अदम फरामी पर मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए। आज लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी अदालत के इस फैसले को बुनियाद बनाकर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग से बरियत का सर्टिफिकेट अता कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना हमें पाकिस्तान में मिला है, ना हमें यूएई में मिला है और ना ही हमें इंग्लैंड के अंदर मिला है। ये केस इस बात का सबूत है कि इस हुकूमत ने जो झूठ के अफसाने बनाए, जो झूठ की अलफ लैला की कहानियां बनाई, वो पाकिस्तान में तो धक्काशाही के साथ चल सकती हैं, लेकिन आलमी इदारों ने उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें अल्लाह ताला ने शरीफ फैमिली को सुरखरू किया है। मुस्लिम लीग नून के जवाब में वजीर आजम के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कल हमारे ही प्रोग्राम में दावा किया था कि बरतानवी अदालत के इस फैसले में शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग से बरी होने का कोई जिक्र नहीं। लेकिन यहाँ पे ये मैं वाज़ेह करना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि ये किसी सूरत भी किसी मुकदमे में ना बरियत है और ये ना ही कोई ऐसा मुकदमा चल रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जो थे वो लिफ्ट कर लिए। शहजाद अकबर साहब ने आज एक बार फिर नून लीग को चैलेंज किया कि वो अदालत का ऑर्डर पढ़ लें। शहबाज शरीफ का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं। मुशीर एहतसाब ने मुस्लिम लीग नून के इस दावे को भी रद्द कर दिया कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शवाहिद दिए या उन तहकीकात में हुकूमत का कोई हाथ था। नाज़रीन, NCA ने अपने तौर पर ट्रांजैक्शन की छानबीन की, यही दावा रहा है कल से हुकूमत वक़्त। चैलेंज तो बहरहाल कबूल नहीं किया गया, लेकिन शहजाद अकबर साहब का मौक़िफ़ है कि हमने ना दरख्वास्त दी और ना ही हुकूमत पार्टी थी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी शक की बुनियाद पर किसी का भी अकाउंट 1 साल के लिए मुंजमद कर सकती है। सितंबर 2019 को जुल्फ़िकार और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म आया। असासे मुंजमद करने से मुतल्लिक हुक्म नेशनल क्राइम एजेंसी ने ममनुआ ट्रांजैक्शन पर दिया। जब गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई तो क्राइम एजेंसी ने राब्ता किया और पाकिस्तान से मालूमात मांगी। शहजाद अकबर साहब का कहना है कि इस हवाले से पाकिस्तान से कुछ नाम भी शेयर किए गए। बरतानिया ने इस हवाले से जो सवाल पूछे, हमने उसके जवाबात उनको दे दिए, मगर हुकूमत के इस मौक़िफ़ के जवाब में लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत और एसेट रिकवरी यूनिट और तहकीकाती एजेंसियों पर संगीन इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक बैरिस्टर साहब जिनका नाम ज़िया नसीम साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एसेट रिकवरी यूनिट को खत लिखा कि जनाब ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर। नैब खुद भी डील कर रहा था, जो DG नैब है लाहौर के, वो इंग्लैंड जाकर मिलते थे नेशनल क्राइम एजेंसी से। यानी कोई एजेंसी पाकिस्तान की नहीं थी जो इस काम में मुलव्वस नहीं थी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भी हुकूमत के असासा बाजियाबी यूनिट ने 11 दिसंबर 2019 को बरतानिया की हुकूमत को खत लिखा कि जिसमें उसने सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के संगीन इल्जामात लगाए। इस खत में एसेट रिकवरी यूनिट ने लिखा कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के मुतअद्दिद केसेस चल रहे हैं। दोनों ने पाकिस्तान से रकम बरतानिया में लॉन्डर की और फिर वही दौलत बरतानिया से वापस पाकिस्तान मुंतकिल कर दी। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इंकारी है कि
हमारे प्रोग्राम में ही वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने टीटीज के हवाले से क्या क्या कहा था, क्या क्या सवालात उठाए थे। ये केस पाकिस्तान में एज ऑफ राइट नाउ अभी भी चल रहा है और इसका लेना देना यूके के मजिस्ट्रेट कोर्ट से इस फैसले का कोई ताल्लुक नहीं। मैनू ये दसो, चपड़ासी मकसूद दी केड़ी फुफी ने दे अकाउंट 2 अरब रुपया पाया सी? ये था सवाल आपने पूछा। इधर से उधर गया है मेरा दोस्त, उधर से उधर टपूसनी मार के गया है, उधर से उधर गया है, मेरिया आनियां जानियां वेखो। और भाई सारी बातों खुसरो बख्तियार भी इत्थे ही है, जहांगीर तरीन भी इत्थे ही है, सारे डॉक्टर रिजवान भी इत्थे ही है, अदरक भी इत्थे ही है, गन्ने भी इत्थे ने, जिमीदार भी इत्थे ने, तुहाडी परफॉर्मेंस भी इत्थे ही है। मैनू दसो जिहड़ा तुहाडा भूआ दा पुत्र चपड़ासी मकसूद है जो आपका ड्राइवर है नईम, इन्हां दी केड़ी भूआ ने इन्हां दे अकाउंट दे विच 2-2 अरब रुपया पाया है? इनको कौन सी फुफी ने ईदी दी थी? ये कौन से गन्ने बेचे थे जहां से ये ईदी आई थी? वो जवाब दे। सवाल पे ये 20 मुलाजिमीन जो हैं, क्या हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, बंदे दे पुत्र बन के वो जवाब दो। 25 अरब रुपए, 20 मुलाजिमीन, इनके अकाउंट्स, मनी ट्रेल सब मौजूद है। यू आर अ लॉयर सर, यू हैव 5 सेकंड्स। बात सिंपल है, पुआ जिन्होंने याद आ रही है, ये नहीं जवाब आएगा, बाकी सब जवाब आएंगे। तो पाकिस्तान बन रहा है, आपकी बारे में नहीं ना बोला, थोड़ा इत्मीनान रखे ना। हमने देखिए बात ये है, मैंने आपको पहले अर्ज किया, गन्ना खरीदना, शुगर मिल के अकाउंट्स ऑपरेट करना, शहबाज शरीफ ना डायरेक्टर है ना शेयर होल्डर है, ना मिल से ये बच्चा ये जवाब नहीं देगा। ये नहीं, वो बच्चा होगा तू, बाकी सारे जवाब मेरे नाल ज्यादा मुंह मारी करने की लोड़ नहीं है। हमने अदालत की हरी रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल हुई है, उसकी फुटेजेस मौजूद है। जवाब नहीं आएगा, ये मकसूद चपरासी का जवाब नहीं आएगा। फुल बेंच का ऑर्डर कुछ सुन ले, इससे 12 का पहाड़ा सुन ले, आप इससे 12 का पहाड़ा सुन ले, आप इससे अली पे सुन ले, आप इससे एबीसी सुन ले, आप इससे कुछ सुन ले। मकसूद चपरासी का नहीं बताएगा इसकी किस फुफी ने उनको 2 अरब रुपया दिया है। कस पे तो पालक ही नहीं होती, इतने झूठे आदमी हो। मुझे दादा ना मेरे पे चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं नानी याद करा दूं तो घर छोड़ के आऊंगा। प्लीज स्टे विद इन योर लिमिट्स और काइंडली तमीज और तमद्दुन के दायरे में रह के बात करें। वो इसलिए बेटा कि आप अमृतसर में नहीं रहते, आपको अमृतसर में नहीं पता कि अमृतसर में हर चीज की बड़ियां होती हैं। अमृतसर राती 12 बजे आपको नहीं पता फुल बेंच, वो बेंच, आप बेंच, वो मकसूद के अकाउंट दे विच केड़ी नानी 2 अरब रुपया पा गई। शहबाज शरीफ साहब पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं और आज ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर केस मेरिट पर चले तो शहबाज शरीफ 6 माह में 25 साल के लिए जेल जाएंगे। मगर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी जिन इल्जामात को 20 माह की तहकीकात में साबित ना कर सकी और क्या ये संगीन इल्जामात हुकूमत साबित कर पाएगी? इधर बहरहाल ये एक क्रिमिनल केस है, उधर सिविल केस था, बारे सबूत का ओनस, उसका बोझ बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फारूक हबीब साहब, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अताउल्लाह तार साहब, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल PMLN, वकील भी हैं और इन केसेस के दिफा के लिए FIA समेत शहबाज शरीफ साहब का अदालतों में भी दिफा कर चुके हैं। अता ताड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा सर कि ये हम समझने से कासिर हैं कि बरतानवी मजिस्ट्रेट का जो फैसला सामने आया है उसमें तो सुलेमान शहबाज और उनके वकील जुल्फ़िकार अहमद के अकाउंट्स का जिक्र है, उनको अनफ्रीज किया गया है। आपने कैसे अखज़ कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है? वो इसलिए कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो दुनिया के मायानाज तहकीकाती इदारों में जिसका शुमार होता है, उन्होंने जो 20 माह पर मुहित अपनी तहकीकात की, उसका जो मरकज़ी जो आप कह लें कि अक्यूज़ थे वो शहबाज शरीफ साहब थे और साथ सुलेमान शहबाज साहब थे। उसमें जो एसेट रिकवरी यूनिट जिसको शहजाद अकबर साहब हेड करते हैं, उनकी तरफ से जो ख़त्तो किताबत की गई उसमें शहबाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से तमाम तर मालूमात फराहम की गई, नंबर 1। नंबर 2, सलीम शहजाद जो DG नैब पंजाब हैं, उन्होंने ना सिर्फ ख़त्तो किताबत की, लंदन जाके NCA के हुकाम के साथ मुलाकातें की और उनको असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम केसेस की तफसीलात दी। NCA जब बरतानिया की अदालत में गई, जो 12 सफ़ों पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट है, उसमें शहबाज शरीफ साहब के तमाम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके अलावा ठीक है सर, एक सेकंड, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सर। 2 ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, 2 बैंक अकाउंट्स, बार्कलेज और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये इतनी डिटेल तो थी नहीं। बहरहाल ये आपकी बात इधर तक दुरुस्त है
है कि शहबाज शरीफ साहब ने वॉलंटरी कंसेंट अपनी ज़रूर दी थी कि मेरी भी जो छानबीन करनी है साथ कर लीजिए, मगर मैं अभी भी समझने से कासिर हूं कि आप उनको, मैं ऑनेस्टली उधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं बरतानवी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हो गए हम, जज मोहम्मद बशीर की अदालत नहीं है, यहाँ पे इंस्पेक्टिंग जज बिकते नहीं है, इंसाफ मिलता है बिकता नहीं है, नैब दफ्तरों से कर्नल्स नहीं बरामद होते, सरीना होटल से शॉपरों से पैसे, यानी कि खुदा की पनाह सर आप लोगों ने तो एक ऐसा एक नैरेटिव बदला दिया है कि जैसे पता नहीं आप लोगों को कौन सी क्लीन चिट और आप लोगों को उधर इंटरनेशनल सादिक और अमीन करार दे दिया। 3 साल से बड़े तहम्मुल के साथ हमने जेलें भी भुगती हैं, जिला वतनियां भी भुगती हैं, हाँ। इल्ज़ाम तराशी की सियासत भी देखी है। बात यह है कि जब आपने इल्ज़ामात लगाए नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में जो इल्ज़ामात लगे नैब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, उसका क्रक्स ये था कि लंदन एक सेफ हेवन है, वो यूनाइटेड किंगडम में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा यहाँ से यूनाइटेड किंगडम जाता है, वहाँ से क्लीन होकर वापस आता है। तमाम केसेस की बुनियाद ये थी, शहबाज शरीफ साहब के तमाम अकाउंट्स और इनका एक फ्लैट था लंदन में, उसकी तमाम तहकीकात की गई, सोर्स ऑफ फंड 2005 के मॉर्गेज सेल प्रोसीड से लेके जो अकाउंट में पैसे थे उन तक, एक खबर है हर चीज मैं इसमें मुकम्मल कर लूं। देखिए बात यह है कि जब ये तमाम तहकीकात छानबीन 20 माह पर कर ली, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक अकाउंट, एक एक चीज़, पाकिस्तान में जितने केस हैं यहाँ के इदारों से वो सारी मालूमात ले ली गई, तो हुकूमत, तो आपको पता है हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था? हुकूमत का मौक़िफ़ पाकिस्तान की अदालतों में आज भी ये है कि हम उसको नहीं मानते, मगर हुकूमत कहती है कि शहबाज शरीफ साहब के ये सारे बेनामी अकाउंट्स हैं, ये बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारा बेनामी मामला है। और अब हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, ये तो सुलेमान शहबाज को क्लियर किया, शहबाज शरीफ को तो क्लियर ही नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इतनी एविडेंस ही नहीं थी कि उनके कोई अकाउंट्स आप फ्रीज कर पाते। और देखिए आपने तहकीकात का दायरा कार सिर्फ बरतानिया में नहीं रहने दिया, उसको दुबई तक लेके गए, उसको पाकिस्तान तक लेके गए। नो मनी लॉन्ड्रिंग, नो करप्शन, नो किकबैक, नो कमीशन, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब मेरा सवाल आपसे, एक सेकंड में फारूक के पास भी आऊंगी सर, मगर एक बात सर प्लीज अवाम को, आपको मैं बार बार कंग्रेचुलेट करती हूँ मैं, बिकॉज ये अच्छी खबर है सुलेमान शहबाज के लिए भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, आपकी क़यादत के लिए। मगर सर लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने चंद लाख पाउंड की इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी ट्रेल को फॉलो किया है सर, ये सारा कुछ क्लीन स्वीप नहीं हुआ। बहरहाल फारूक से बात करते हैं। फारूक साहब आप ये बता दीजिएगा कि आप लोगों का ये कहना कि ये इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, समझ आती है किसी हद तक, मगर आप लोगों का ये कहना कि हमने तो कुछ कोई हमारा लेना देना ही इसी से नहीं था, ये बहरहाल गलत है। ऑन रिकॉर्ड ईमेल्स मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड तबादले और एक्सचेंज मौजूद है, मीटिंग्स के मिनट्स ईमेल्स में मौजूद है 9, 10, 11 दिसंबर 2019 के, आप लोगों के नैब के लाहौर के DG के विजिट्स मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। सो आपका लेना देना तो था, यू वर हेविली इन्वेस्टेड इन इट, तो बराए मेहरबानी आप भी पूरा सच बोल दें। देखें मेहर, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि इन्होंने कहा सलमान शहबाज के एहसासे जो है वो फ्रीज़ हुए थे, शहबाज शरीफ के एहसासे फ्रीज़ नहीं हुए थे, लिहाजा इसको भी जो है वो स्पेड को स्पेड ही कहना चाहिए। पहली बुनियादी चीज़ ये है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा चंद लाख पाउंड्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। ये चंद लाख पाउंड्स की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये एनसीए इटसेल्फ कर रहा था, ना ये एसेट रिकवरी यूनिट की रिक्वेस्ट पे हो रही थी, ना ये नैब की रिक्वेस्ट के ऊपर हो रही थी। हाँ, अगर वो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं उन पर्टिकुलर उस पर, सुन लें, अगर वो कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के हवाले से, एक अकाउंट के हवाले से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो पाकिस्तान के अंदर नैब में 7 अरब का टीटीज़ का केस है उससे शहबाज शरीफ बरी हो गए, यहाँ जो 25 अरब की FIA फेक अकाउंट्स की तहकीकात कर रहा है उससे ये सुरखरू हो गए। ये तो कल के ढोल बजा रहे हैं कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, जबकि पाकिस्तान की अदालतों में ये कहते हैं शहबाज शरीफ का मेरा तो सलमान शहबाज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन लंदन की अदालतों में ताल्लुक भी बन जाता है, वहां पर ये सुरखरू भी हो जाते हैं। तो इतनी अच्छे हैं सलमान शहबाज को कहें आए आकर नैब अदालत में आके अपनी बरियत की दरखास्त डालें। बात सुन लीजिए, शहबाज शरीफ साहब ने वॉलंटरी कंसेंट अपना दिया है, उनके अकाउंट्स भी जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया गया है। लेट्स बी ऑनेस्ट, उनका 2005 का जो उधर अपार्टमेंट का मॉर्गेज है उसको भी जांच पड़ताल की गई है। मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, शहजाद अकबर साहब, फारूक साहब, जब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ जिससे सलमान शहबाज को पैसे ट्रांसफर हुए,
बोलिए बोलिए। देखें, बात फिर ये है, सुन लें, सलमान शहबाज के अकाउंट में अगर कोई शहबाज शरीफ के अकाउंट से को पैसा गया है तो उस अकाउंट को उन्होंने देखा है। इसके अलावा मुझे आप सिर्फ सादा सी ये बात बता दें कि जो टीटियां लगी हैं सलमान शहबाज के अकाउंट में बरतानिया से, मंजूर पापड़ वाले के अकाउंट से, जिशान किसान के अकाउंट से, किसी फेरी वाले के अकाउंट से, किसी जो सेल्समैन के अकाउंट से जो पैसा वहां से 1 अरब 18 करोड़ आया हुआ है उनके पाकिस्तान के पर्सनल अकाउंट में, उसका ये जवाब तो आज तक नहीं दे सके। तो फिर ये जवाब इधर ढूंढिए, या तो तगड़ा मवाद फराहम करते हैं नेशनल क्राइम जो एजेंसी है को, वो हमजा शहबाज के अकाउंट में आती हैं। वो इधर चलेगा केस पैरेलल, वो इधर चलेगा, या तो आप तगड़ा मवाद उधर देते। सुन लें सर, महर जरा सुन लेना, मेरे ख्याल में इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, कंफ्यूज ना करें। देखें, ना नैब की जुरिस्डिक्शन है कि वो बरतानिया में जाके बरतानवी बैंक के किसी मैटर को जाके इन्वेस्टिगेट करे, ना ही एनसीए की कोई जुरिस्डिक्शन है कि वो पाकिस्तान में बने केसेस की, जो टीटीज का केस है या जो फेक अकाउंट्स का केस है, उसको आके इन्वेस्टिगेट करे। अगर उससे कोई रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो इन्फॉर्मेशन फराहम करनी चाहिए। लेकिन इसके हवाले से मुझे आप ये बताएं, इनकी बात एक लम्हे के लिए इन्होंने ये कहा कि एसेट रिकवरी यूनिट ने केसेस बनाए थे। एसेट रिकवरी यूनिट अगर इतना तगड़ा है जिसकी बरतानिया बात मानता है तो नवाज शरीफ को भी हम वापस ले आए। दूसरा ये कहते हैं कि हमने जलावतनियां काटी हैं, जलावतनियां नहीं है, आप खुद सेल्फ एग्जाइल्ड में बैठे हुए हैं, आपको तो अदालतें वापस बुला रही हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए सर, शहजाद अकबर साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं था इन चीजों से, क्या ये गलत बयानी नहीं है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की भी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ मिला नहीं, केस ट्रायल तक पहुंचा नहीं, यानी कि सर 21 माह के बाद 21 माह जो इनके अकाउंट्स फ्रोजन रहे हैं, कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला। आप ये मानते हैं बेशक चंद लाख पाउंड की इन्वेस्टिगेशन या 2 ट्रांजैक्शंस की इन्वेस्टिगेशन थी, दे हैव बीन क्लियर इन दैट रिस्पेक्ट। महर बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी बरतानिया में ये एक यूजुअल उनकी रूटीन है, अगर उनके बैंक्स किसी स्पिशियस ट्रांजैक्शन के हवाले से को फ्लैग रेज करते हैं तो वो आपके अकाउंट्स को, एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत, उसके लिए मेरे पास वो एनसीए का एक्ट पड़ा हुआ है जिसके तहत वो ऑर्डर लेते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने असासे जो है वो फ्रीज किए टिल द इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, उन्होंने असासे डी फ्रीज कर दिए उस मजिस्ट्रेट की अदालत ने। लेकिन उसका सुरखरू होने का, मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस ही नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग से सुरखरू होने वाली जो बातें ये कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ भी सुरखरू हो गए, नवाज शरीफ भी सुरखरू हो गए, सलमान शहबाज भी सुरखरू हो गए, उससे क्या ताल्लुक है? अगर सुरखरू हो गए हैं, क्या ताल्लुक है? इसका जवाब अता तारिक साहब यहाँ आकर भी अपनी बरियत की दरखास्त दायर करें। ये जो फैसला उधर का है ना, ये इधर इन्फोर्सेबल नहीं है, मगर अता तारिक साहब आप इसको एज अ वे ऑफ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं इन केसेस में। जी, बात यह है कि क्या डीजी नैब सलीम शहजाद लंदन पिकनिक करने गए थे? क्या वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए? क्या मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस हवाले से उन्होंने वहां पे एविडेंस लिखा हुआ है ईमेल के अंदर कि उन्होंने अपने तौर पे जो एविडेंस दी उसकी भी तहकीकात हुई है। जो ARU की तरफ से ईमेल आई है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है, तो आप लोग कह देते कि जी हम, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है यूके वालों की, हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। एक तरफ आप मालूमात दे रहे हैं, अपनी तरफ से एविडेंस दे रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन मामलों की तहकीकात नहीं हुई। तो भाई आपने एविडेंस क्यों दिया? आप तफ्तीश का हिस्सा क्यों बने? आप सहूलतकार क्यों बने? एविडेंस क्यों नहीं दिया जो आपके पास इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है? आप या तो हिस्सा ही ना बनते सस्पिशियस एक्टिविटीज का। ठीक है सर, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें, एक और बहुत अहम फैसला आज काबीना ने लिया है, आप दोनों से उसके ऊपर राय चाहूंगी एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने की हदायत जारी की हैं कि जिसका टास्क मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान और अली मोहम्मद खान को सौंपा गया है। वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त अंदिया दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। हम एक तरफ तो जॉइंट सेशन को कॉल करेंगे और अपना एजेंडा जो है वो जॉइंट सेशन में ले जाने के लिए भी जो है वो हम पूरी तरह तैयार हैं, और अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए भी हम तैयार हैं कि वो इसको आगे लेकर बात चले।
काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहना था इंतखाबी इस्लाहात के 2 अहम जुज़्व ईवीएम्स और आई वोटिंग होंगे। हुकूमत ने 20 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मंगवाई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मुतारिफ कराने समेत 2 मुतनाज़ इंतखाबी बिलों पर अहम पेशरफ्त हुई कि जिसमें हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ। नाज़रीन, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 वफाकी वुज़रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जारी करदा नोटिस का जवाब देने की डेडलाइन खत्म होने से 2 दिन पहले सामने आया। इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया कि इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर काम करने के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी पर इत्तफाक राय से तासुर ये मिला कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिलों को बुलडोज करने का मंसूबा तर्क कर दिया है, लेकिन आज ही काबीना के इजलास में होने वाले फैसले सिग्नल दे रहे हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के अमल को यकीनी बनाने का हतमी फैसला कर चुकी है। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून ने आइन में तरमीम करने का मुतालबा भी किया है कि जिसके मुताबिक इंतखाबात चोरी करने और राय दहिंदगान की राय तब्दील करने वालों के लिए गद्दारी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चलाया जाए। किसी फर्द या फिर इदारे को इंतखाबात में मुदाखलत का हक नहीं है। ऐसी कार्रवाइयों पर आइन की दिफा 6 का इतलाक बामकसद इंतखाबी इस्लाहात की जाने पहला कदम होगा। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए। फरूख हबीब साहब, अताउल्लाह तार साहब, आप दोनों की तरफ एक दफा फिर आती हूँ। अताउल्लाह तार साहब, ये फैसला काबीना ने कर लिया है कि रीच आउट करने के लिए भी 2 अशखास के नाम बता दिए, लेकिन जॉइंट पार्लियामानी सेशन भी बुलाएंगे। नहीं मानते आप लोग तो बहरहाल इलेक्ट्रल जो रिफॉर्म्स हैं वो करवा के ही रहेगी ये हुकूमत। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये नॉन स्टार्टर है। जब आपने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका इजलास आपने बुलाया नहीं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की प्रोसीडिंग्स को बुलडोज किया। एक तरफ आप कमेटी बना के नेगोशिएशन करते हैं, दूसरी तरफ कल आप जॉइंट सेशन का मोशन ला रहे हैं कि हमने ये लॉ पास करवाना ही करवाना है। तो ये पॉलिसी कंफ्यूज्ड है, कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ आप बातचीत करने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐवान में वो बिल ले आए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक उन्होंने ऑप्टिक्स के लिए काम किया है। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। माजी में इन्होंने बहुत सारी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बुलडोज करके की है। ये नॉन स्टार्टर है। अगर ये सीरियस हैं तो फिर जॉइंट सेशन कैंसिल करें, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाएं, बातचीत करके शिक वाइज उस पर डिस्कशन हो, फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाए जब कोई कंसेंसस रीच हो जाए। फरूख हबीब साहब, ये कौन सी जॉइंट पार्लियामानी सेशन की तलवार आपने सर पे लटका दी है? क्या इस तरह मुज़ाकरात होते हैं? अब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी लचक दिखा दी है कि तमाम तर तफसीलात शेयर की जाएं तो बिल्कुल क्लीन तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। इधर भी बात चल फिरी है, मगर फिर भी ये तलवार। देखें मेहर, पहली बुनियादी तौर पे क्लियर कर लेना एक चीज़ को। एक तो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक है जिसमें ईवीएम के बारे में लिखा हुआ है कि उसके पायलट्स होंगे और रिपीटेड पायलट्स उसके होंगे। एक शिक नंबर 94 है जिसमें आई वोटिंग होगी, उसके पायलट्स होंगे ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने के हवाले से। लिहाजा वो बिल पार्लियामान से पास हुआ हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017। लेकिन अब ये क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि पार्लियामानी कमेटी के नाम हम उस वक्त तक नहीं देंगे जब आप ये ना कहें कि ना हम ईवीएम पे बात करेंगे ना हम आई वोटिंग पे बात करेंगे, और हमारे ऊपर और हमारे से बात कर लें आप जिसके ऊपर भी करनी है। अब बुनियादी तौर के ऊपर जो आपका कानून पास करने का आपके पास तरीका बचा है वो जॉइंट सेशन है, क्योंकि 60 रोज से ज़ायद बिल सेनेट में पड़ा रहा जिसको आपने जो है वो कलीमुल्ला सलीमुल्ला करते वक्त गुजार दिया, सेनेट से वो पास नहीं हो सका। लिहाजा वो तो एक कानूनी प्रोसीजर है कि आपको जॉइंट सेशन के अंदर वो बिल लाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ हमने इनको आज फिर कहा है कि आप आएँ, बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ओवरऑल के ऊपर भी करें बात, उसके साथ ईवीएम आई वोटिंग के ऊपर भी बात करें। दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बैठ के, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। कोई पत्थर का ज़माना तो नहीं है। अब ठप्पा माफिया ज़ेनियत से बाहर निकलें और आगे आके उसके ऊपर काम करें। इसका जवाब वो देंगे 2017 में जब तय हो गई एक एक्ट के अंदर, सर ये जो आगे बढ़ना है 6 का इतलाक चाहते हैं किसी भी फर्द या इदारे पे जिसने कोई भी ऐसी कार्रवाई की जो तो ले आए ना। महर, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये उसको भी ले आए उसी कमेटी में, ये उसको भी ले आए उसी कमेटी में, वहीं पे बातचीत के ऊपर जो है इस बात को भी ले आए, इस बात के ऊपर भी नतीजा खेज बात हो सकती है। लेकिन ये अपने नाम तो फराहम करें
और आप ये देखें कि पिछले 10 दिन से पार्लिमानी कमेटी के नाम मांगे गए हैं, अभी तक इनकी जानिब से नाम नहीं फरमाए दिए गए। फिर ये कहते हैं ये नॉन स्टार्टर है, ये ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं। और भाई पहले भी आप पार्लिमानी कमेटी, किसी कमेटी के नाम दिए जा चुके हैं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने राणा तनवीर साहब, सरदार अयाज सादिक साहब और राणा सनाउल्लाह खान साहब के नाम दिए जा चुके हैं। आप इजलास नहीं कॉल कर रहे भाई साहब, चेक कर लें। स्पीकर से हमारी पिछले जुम्मे को भी मुलाकात हुई थी, ये 3 नाम हम फराहम कर चुके हुए हैं। आपके बाबर अवान साहब आपको और बात कर रहे हैं, हमें और बात करें, बुलाएं मीटिंग, हमारे मेंबर तीनों तैयार हैं इस काम के लिए। मगर अगर बात यह है कि वो मीटिंग में बैठ के बात होगी ना, इधर तो नहीं हो सकती कि आप महर बुखारी साहबा के शो के ऊपर बैठ के ये बात कर लें। चलें अब मीटिंग में बैठ उस पे मीटिंग के अंदर बात होगी, हम दलाइल के साथ उसको रद्द करेंगे, दलाइल के साथ उसको रद्द करेंगे। मगर ये आप ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे आपके। आप एक तरफ डिनाई कर दें कि हमने नाम ही नहीं दिए, ऊपर से जॉइंट सेशन बुला लें, ये नॉन स्टार्टर है। आप अगर संजीदगी दिखाएंगे तो मामला आगे चलेगा। ये डबल पॉलिसी मत खेलें हमारे साथ, हम बहुत भुगत चुके हैं। तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, बला की बदएतमादी है, डिस्ट्रस्ट उस लेवल का है कि काम होते होते नहीं होते और लगता है कि जब काम निकल ही पड़ते हैं तो कोई ऐसा बयान और कोई ऐसा इकदाम उठा लिया जाता है कि जिससे सारा काम चौपट होते दिखाई देता है। बहरहाल जब तक सबको ऑन बोर्ड लेके काम नहीं किया जाएगा तो लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी से डिवॉइड होगा हर कोई सारे रिफॉर्म्स। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकाम और कौमी एहतसाब ब्यूरो को हदायत की कि वो ग्रेड 17 और इसके ऊपर ऐसे तमाम सरकारी अफसरान के मुतालिक रिपोर्ट पेश करें कि जो प्ली बार्गेनिंग, रज़ाकाराना वापसी और नैब मुकदमात का सामना कर रहे हैं। जस्टिस सलाउद्दीन और जस्टिस अदनान अल करीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि प्रॉपर तस्दीक और ज़ाती बयान हल्फी के साथ मुकम्मल लिस्ट 23 सितंबर तक जमा करवा दी जाए। इससे कबल 31 दिसंबर 2020 में जस्टिस अदनान उल करीम और जस्टिस नदीम अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी सिंध हाई कोर्ट के बेंच ने तहरीरी हुक्म में हुकूमत सिंध को हुक्म दिया कि तमाम नायबज़दा सरकारी अफसरान को मुअत्तल करके ओहदों से हटा दिया जाए। अदालत ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के अहकामात का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह से वजाहत तलब करते हुए कहा कि करप्ट अफसरान को ओहदों पर कैसे बरकरार रख रहे हैं आप, और करप्ट अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां कैसे दे रहे हैं। अदालत ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने नायबज़दा अफसरान को दिखावे के तौर पर मामूली सजाएं दी, यानी कि सिर्फ आई वॉश। अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन नैब को भी हुक्म दिया था कि प्ली बार्गेनिंग और रज़ाकाराना वापसी वाले सिंध के तमाम अफसरान के नाम पेश किए जाएं। गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कवर नवीद जमील ने जमा करवाया कि हुकूमत सिंध की जानिब से ऐसे 500 अफसरान की दोबारा तैनातियां या फिर प्रमोशंस की गई हैं कि जिन्होंने प्री बार्गेनिंग या फिर वॉलंटरी रिटर्न्स की हुई हैं। सिंध में इस वक्त एज वी स्पीक 126 अफसरान संगीन बदउनवानी के इल्जामात में मुकदमात के बावजूद ओहदों पर बरकरार हैं। महकमा ज़र्रात के 32, महकमा खुर्राक के 28, महकमा आबपाशी के 19, महकमा देही तरक्यात के 11, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 9 और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 7, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 6, महकमा लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के 5, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के 4, महकमा इतलात के 4 और महकमा सनत का 1 अफसर शामिल हैं। इनमें करोड़ों रुपए की बदउनवानी में मुलव्विस ये अफसरान मुख्तलिफ महकमों में या तो अपनी तनख्वाहें अपनी बरकरार रखते हैं और उसके साथ साथ पेंशनें भी बरकरार रखते हैं, मगर बेकायदगियाँ और साथ साथ बाकायदगियों के मिल जाने के बावजूद, प्ली बार्गेनिंग करने के बावजूद, ऑन रिकॉर्ड आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इनको बरकरार रखा जाता है। किसी ना किसी तरह इनको एक बार फिर इंडक्ट कर लिया जाता है। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि अफसरान की तरक्कियों का फैसला बहरहाल वज़ीर आला सिंध ही करते हैं क्योंकि वो ही सिलेक्शन बोर्ड के सरबरा हैं। सो द बक स्टॉप्स एट हिम। एक वक्फा लेते हैं, वी गोना बी राइट बैक। 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ने, सैकड़ों फौजियों की हलाकत, अरबों रुपए की सरमायाकारी के बावजूद अमरीकी इनखला के बाद अफगान रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों कोलैप्स कर गईं और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कैसे कब्जा कर लिया। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, हमें जवाब चाहिए।
ये सवालात आज अमरीकी सेनेटर जैक रीड ने अमरीका की साबिक और मौजूदा फौजी कमान से उस वक्त पूछे कि जब वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी पैनल के सामने जवाबदही के लिए मौजूद थे। आज सेनेटर रीड ने मजीद कहा कि कुछ हलकों में ख्वाहिश पाई जा रही है कि अफगानिस्तान में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ने की जरूरत है, मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि 2 दहाइयों के दौरान की गई गलतियों से हमने क्या सीखा है ताकि हमारे मुस्तकबिल की नस्लें वो गलतियां ना दोहराएं। सेक्रेटरी दिफा और साबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल लॉयड ऑस्टिन, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिलर और मौजूदा अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल मैकेंजी सवालात और गवाही देने के लिए एक सिविलियन पैनल के सामने मौजूद थे। नाज़रीन, वियतनाम जंग में शिकस्त हो, कोरियन जंग हो, सर जंग और सोवियत वॉर हो या फिर बदनामे ज़माना जेल अबू गरीब के वाक़यात हों, अमरीका में जवाबदही का एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है जो हर ताकतवर से सरेआम जवाब तलब करता है। दौरान समाअत एक मौके पर यह बात भी आज सामने आई कि जनरल मैकेंजी और जनरल मिलर ने सियासी क़यादत को वार्निंग्स दी कि फौजियों की तादाद में एक ख़ास हद तक कमी ना की जाए, क्योंकि अफगान फोर्सेस के पास ऐसी ताकत नहीं कि वो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को रोक सकें। सदर जो बाइडन ने फौजी क़यादत की किसी वार्निंग को नहीं माना और फिर वही हुआ जो हम सब ने देखा। जनरल मिलर ने अपने जवाब में आज कहा कि मेरा काम सदर को दिफाई मामलात पर अप टू डेट रखना है, फैसला करना मुल्क के सदर का काम है। अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देने का रवाज है, शायद इसी की वजह से कि अमेरिका में नेशनल इंटरेस्ट की तारीफ जो है वो बराबरी है। बहरहाल नाजरीन, जराइम की बैनुल-अक़वामी अदालत के नए चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान का कहना है कि जंगी जराइम के हवाले से अफगानिस्तान में तहकीकात को तालिबान और दाइश खुरासान की हद तक महदूद रखना और अमरीकी फौज के मुबैना जंगी जराइम को तरजीहात से निकालना हमारी तरजीहात नहीं, और वो आलमी अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि तहकीकात दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, माजी में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने आलमी अदालत की साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर पर पाबंदियां आयद कर दी थीं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में होने वाली तहकीकात में मुबैना अमरीकी जंगी जराइम वॉर क्राइम्स को शामिल करने पर जोर दिया था। अमरीका में खुद एहतसाबी का ऐसा निज़ाम है कि वो अपनों के अलावा किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहते, और हमारा अलमिया ये है कि हम अपनों के अलावा हर किसी के सामने जवाबदेह हो जाते हैं। और एक नज़र घर पे भी दौड़ा लीजिए, यहाँ ना जॉइंट पार्लिमानी सेशन हुआ है, ना ब्रीफिंग हुई है, ना ऐवान को एतमाद में लिया गया है। BBC के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी जाके इसी हवाले से कंप्लेन करते हैं। हमारी नेशनल असम्बली की हालत ज़ार पर सवाए तासुफ के क्या कहा जा सकता है। कौमी असम्बली का इजलास आज भी 7वीं मरतबा कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया, और तीसरे पार्लिमानी साल में ऐवान का कोरम 49 मरतबा टूटा। चौथे पार्लिमानी साल के पहले 7 इजलास ही कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी हो गए थे, मगर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब आज ही अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे थे कि कोरोना की वजह से कोरम पूरा करने की शिक ही ख़त्म कर देनी चाहिए कि बरतानिया के ऐवान में चंद लोग ही बैठे हुए होते हैं। ये सेवान की हालत ज़ार है नाजरीन कि जिस पर इस गरीब कौम के एक रोज़ में 4 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं, और अफगानिस्तान की बदलती हैयत से लेकर इंतखाबी इस्लाहात तक ऐवान की कारकर्दगी क्या है। कानून साजी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का नुस्खा तलाश कर लिया गया है। वो इमरान खान साहब जो गुज़िश्ता असेंबली में इसलिए शरीक नहीं होते थे कि वो असेंबली उनके बकौल जाली असेंबली थी, मगर अब असेंबली भी असली है, तब्दीली भी आ चुकी है, मगर वज़ीर आज़म नहीं बदले। अब भी उनकी ऐवान में हाजिरी की शरह सिर्फ 12% है। Moving on, the rupee continues to bleed and the stock market is crashing. नाजरीन, आपको बताते चले रुपए की तनाज़ुली का सिलसिला तेजी से जारी है और अमरीकी डॉलर मजीद महंगा होने के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 17 सितंबर से आज तक रुपए की कदर में तकरीबन 2 रुपए की कमी वाक़ हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान अमरीकी डॉलर की कीमत में 11% इजाफा हुआ है और इन 5 माह के दौरान डॉलर 17 रुपए 32 पैसे महंगा हो चुका है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में रुपए की कदर में 0.22% कमी आई है, कि जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे इजाफे से 169 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा होने के बाद 171 रुपए 80 पैसे में फरोख्त हुआ। माहिरीन के मुताबिक एक तरफ तो जायद इंपोर्ट्स तो दूसरी जानिब महदूद गैर मुल्की सरमायाकारी के बायस रुपया कमजोर पड़ रहा है और अब
रुपए की इस गिरावट का असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी हो रहा है। गुज़िश्ता 7 रोज में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 406 अरब से जायद की कमी आ चुकी है और इन 7 दिनों में 100 इंडेक्स में 4.52% यानी कि 2100 पॉइंट से जायद की कमी देखने को मिली है कि जिसके नतीजे में $2.56 मिलियन बैरूनी सरमायाकारी की मद में डूब गए हैं, जबकि सिर्फ एक रोज मंदी के बायस सरमायाकारों को 40 अरब रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ गया है। एक तरफ रुपए की कदर कम हो रही है, स्टॉक मार्केट्स में मंदी चल रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने आमदन बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने यह फैसला वफाकी बजट के तहत वसूलियों और IMF प्रोग्राम की शर्त यानी कि रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए किया है कि जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। और ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है कि जब हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। और आज ही वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF के मकामी नुमाइंदों से एक्सपेक्टेड फंड फीजिबिलिटी के हवाले से मुलाकात के बाद सरकारी बयान में कहा है कि गर्दिशी कर्जे के मसले को फिलफौर हल करने के लिए पावर सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं। आज ही कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर के इजलास के दौरान पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $122 अरब से जायद होने का इंकशाफ किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर जुल्फ़िकार हैदर ने कमेटी को पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज और डॉलर की कदर में कमी से होने वाले असरात और दीगर मुआशी अमूर पर ब्रीफिंग दी। कायमा कमेटी के अरकान को दी गई ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि जून 2018 में पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा $96 अरब था। 3 साल में बैरूनी कर्ज $26 अरब से जायद का इजाफा हो चुका है। इस तरह अब पाकिस्तान पर बैरूनी वाजिबुल अदा कर्ज का हुजम $122 अरब $46 करोड़ से जायद हो चुका है। बात करते हैं डॉक्टर अशफाक हसन से, लीडिंग इकोनॉमिस्ट, ऑल्सो बीन अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। बताइएगा क्या वजह है कि डॉलर और स्टॉक मार्केट दोनों के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट में मंदी चल रही है, ये इंटरकनेक्टेड है? कोर्स बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि जब आपका डॉलर बिल्कुल फ्री फ्लोट में आ जाए तो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी क्रिएट हो जाती है। तो हर शख्स जो है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, या जो लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सब हाथ खींच लेते हैं और वो वेट एंड सी के बोर्ड में चले जाते हैं कि कब ये जाके एक्सचेंज रेट कहाँ जाके स्टेबलाइज होगा। फिर वो राइट एंड लेफ्ट में कोई कहता कि 185 हो जाएगा, कोई कहता 200 हो जाएगा, तो वो घबराए रहते हैं इस वक्त कि पता नहीं किधर जाएगा एक्सचेंज रेट। तो ना प्राइवेट सेक्टर आगे आता है, ना आपके स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी होती है, हर चीज स्टैंड स्टिल हो जाता है बिकॉज इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। अब डॉक्टर साहब, हुकूमत का मानना था कि डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ने से मुल्की करेंसी का बोझ कम हो जाएगा, यही मुल्की मुईशत के लिए बेहतर ही काम है, क्या ये फैसला दुरुस्त था? मैडम, बात यह है कि हमारे लोगों को किसी को यह लफ्ज का पता नहीं है कि फ्री फ्लोट क्या चीज होती है। दुनिया में कहीं कोई मुल्क में करेंसी फ्री फ्लोट नहीं होती है। ये गवर्नर आके कान में हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोल देते हैं कि सर फ्री फ्लोट होगा तो ये हर चीज एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। वो प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि ये बड़ा काबिल आदमी है, उसने तो कहा फ्री फ्लोट से सारा निजाम हमारे बेहतर हो जाएगा। बाकी वजीर जो है वो क्यों रहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि इन्होंने भी कहा है कि फ्री फ्लोट अच्छी चीज है। वो हर शख्स टेलीविजन पे आकर कहता फ्री फ्लोट बहुत अच्छी चीज है। दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां पर ये फ्री फ्लोट होता है? हम जैसे मुल्क में जहां पर इतने स्पेकुलेटर बैठे हुए हैं वो तो तबाही फेर दें इस मुल्क के लिए। मगर डॉक्टर साहब, एक जानिब तो रुपए की कदर बरकरार रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन था कि डॉलर मार्केट में फेंका जाए और स्टेट बैंक ने फेंका भी, लेकिन दूसरा ऑप्शन फ्री फ्लोट था और 3 साल के दौरान रुपए में 70 रुपए की कमी हुई है। क्या इसके अलावा आपके नजदीक कोई ऑप्शन है या था? देखें, करेंसी को मैनेज करना भी बड़ा एक आर्ट होता है। हमने भी बड़े मैनेज किया है करेंसी, 11 साल मैनेज किया है। जब 60 रुपया पर डॉलर था हमारा एक्सचेंज रेट, तो उस वक्त भी हमारा एक्सपोर्ट्स 1.8 से लेके 2 बिलियन डॉलर पर मंथ था, यानी कि 1.8 बिलियन से लेके 2.2 बिलियन डॉलर पर मंथ के दरमियान में मूव करता था। आज 170 हो गया है हमारा, 170 रुपए पे $1 है। आज भी हमारा एक्सपोर्ट उसी रेंज में मूव करता है। तो हम किस चीज के लिए और क्यों हम करेंसी को इस तरीके से छोड़े हुए चले जा रहे हैं? बात यह है मैडम, इसको हम कहते हैं न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, और इसका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है शिकागो स्कूल। जितने भी सेंट्रल बैंक के लोग आते हैं, अगर ना भी पढ़ा हो तो उन्होंने उनके हाथ पे बैत करना होता है शिकागो स्कूल पे, और IMF पूरा का पूरा उसी स्कूल ऑफ थॉट पे चलता है।
जो भी गवर्नर आएगा उसको उस हाथ में पहले बैत करना पड़ता है कि हमने शिकागो स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसकी इंप्लीमेंटेशन हो या ना हो। और यही वजह है कि 1988 से लेकर 33 साल हो गए इस मुल्क को। हम IMF के प्रोग्राम में है बारिंग 4 इयर्स, 2004 से लेकर 2008 तक में। ये जो 4 साल था जो हम निकल कर आए, हम पूरे 33 साल से IMF के प्रोग्राम में हैं और हम डूबते जा रहे हैं, क्योंकि ये शिकागो स्कूल ऑफ थॉट is not applicable in a developing country like ours. मगर देखें डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि तेल बैन अवी मंडी के अंदर महंगा तरीन होता जा रहा है। इंपोर्ट्स जो हैं हमारी तसलसल से बढ़ रही हैं। एडिबल ऑयल ऊपर बढ़ गया है। टर्फ रिलेटेड इंपोर्ट्स वो भी अभी तक चल रहे हैं। 75% से ज़ायद इंपोर्ट्स हमारे इन इलास्टिक हैं टू प्राइस चेंजेस एंड ड्यूटीज़। लेकिन इंपोर्ट्स तो हमें एक मेन वजह नज़र आ रही है इसकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरवेंशन भी की, गो के माहिरीन ने कहा कि टू लिटिल, बहुत छोटी थी। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्रेसिव हो जाए तो मसला ये है कि मुईशत को हर्ट करेगा, गवर्नमेंट फिस्कल्स को मुतासिर करेगा। अगर लेकिन स्टेट बैंक स्लो डाउन हो जाए तो इंपोर्ट्स स्लो डाउन हो जाएंगी, मैसिव रेट्स हमारे बढ़ जाएंगे, रुपया डिवैल्यूएशन इसकी मजीद और बढ़ जाएगी, टैक्स कलेक्शन इससे इम्पैक्ट हो जाएगी, फिस्कल गैप फर्दर बढ़ जाएगा। यानी कि इट सीम्स टू बी अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल। कैसे तोड़ें? हमने भी तो चलाया है मैडम। जब 98-99 में हम भी इसी कैफियत में थे। हमारा डेट टू GDP रेशियो 100% से ज्यादा था, 100% के करीब था। हमने कैसे उसको संभाला था? हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था 1998 के बाद में। हमने तो इकोनॉमिक सैंक्शन से भी पाकिस्तान को निकाला। तो तरीका होता है मुल्क को चलाने का, इकोनॉमी को चलाने का तरीका होता है। जब आप हेलीकॉप्टर से लोगों को उतारेंगे जिसको इस मुल्क के बारे में बिल्कुल पता ना हो, आज आप मुझे उठाएं और कहें कि जी नाइजीरिया में आपको हम फाइनेंस मिनिस्टर या नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना देता हूं, तो मुझे क्या पता नाइजीरिया के बारे में कि उसकी इकोनॉमी क्या है, उसके मुल्क में डेटा कैसे इकट्ठा होता है। आई हैव नो आइडिया। मैंने जो किताब में पढ़ा हुआ होगा हमने जाके वही वहां पर इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो नाइजीरिया के सिस्टम में वो फिट होता है या नहीं होता है, हमने जाके वहाँ लगा देना है और हम नाइजीरिया की इकोनॉमी की तबाही कर देनी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इशफाक हसन मौजूद थे। नाखुश हैं और डिससैटिस्फाइड हैं currently how the economy is being run. Lack of confidence दिखाई दे रहा है in the setup and the movers and shakers of economy. Bharal, that's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.